दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हम सभी 214वें लेक्चर की तरफ आ चुके हैं और आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो तैयार हो जाएगा 6420 सवाल। जी हाँ दोस्तों, 6400 सवाल दोस्तों हमारे तैयार हो गए। सोचने वाली बात है। देखिए मैं शुरू में ही कह रहा था कि आप ज्वाइन कर लीजिए सीरीज, अभी भी देर नहीं हुआ, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज जाएगी कम से कम 10,000, ठीक है। और तब भी अगर मन नहीं भरा ना तो मैं लेके चलूंगा 25,000 सवालों तक, यानी अपने आप में इस तरह की अल्टीमेट सीरीज आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। देखिए इसी क्रम में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया, डिटेल में एंशिएंट को कवर किया, मिडाइवल को कवर किया, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया, अब भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं। संविधान की ये हमारी 64 नंबर की क्लास है, 64वीं क्लास है, ठीक है। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो चूज किया दोस्तों परिसीमन आयोग और चुनाव सुधार से संबंधित सवाल, और राजनीतिक दलों को किस प्रकार से मान्यता मिलती उससे भी संबंधित सवाल दोस्तों आज की क्लास में होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लें कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ किस तरह के सवाल आते हैं। सवाल आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, या फिर मतदाता की दृष्टि से, ठीक है, दोनों पूछ सकता है, या सबसे छोटा भी पूछ सकता है। इसी तरह से भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक है, राज्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप मोरारजी देसाई साहब को याद करके ये केंद्र की बात मत करिएगा, ठीक है, मैं राज्य की बात कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नाम बताना आपको, पर्टिकुलर नाम नहीं, मतलब किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है ये बताना आपको। पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है, और कितनी बार जो है अब तक परिसीमन किया जा चुका है। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे, यही नहीं पता होगा। मध्यावधि चुनाव कहते किसे, आम चुनाव किसे कहते हैं, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, ठीक है, अंतरिम चुनाव किसे कहते हैं, इस तरह के कई सारे चुनाव होते हैं। नया परिसीमन किस जनगणना पर आधारित है, ठीक है। इस तरह के अच्छे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के माध्यम से जीरो लेवल से एडवांस लेवल की आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा, हैरान मत होइएगा। जितना बड़ा सवाल होता है उतना पिद्दी सा उसका उत्तर होता है, ये अभी आप सभी देख के सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज लेक्चर कौन सा दोस्तों, 214वां लेक्चर है। आज की क्लास देखने के बाद 6420 सवाल तैयार हो जाएंगे, और सवाल हमारा है परिसीमन आयोग से और चुनाव सुधार से संबंधित सवाल, ठीक है। पहला सवाल बड़ा जरूर सा है, कंफ्यूज मत होइएगा, सुनिए पहले कह क्या रहा है। लिख रहा भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है। मान लीजिए कोई भी क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि भारत में हमारी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाए। राष्ट्रीय दल मतलब नेशनल पार्टी हो जाए। तो नेशनल पार्टी अगर उसे बनना है तो उसको क्या करना होगा, कह रहा लोकसभा और विधानसभा, यहां दोनों बातें हैं। देखिए लोकसभा की बात भी कर रहा है और विधानसभा की बात कर रहा है। लिख रहा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम कितने मत होने चाहिए दोस्तों। तो नियम है दोस्तों, देखिए कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तभी बन पाएगी जब उसके पास 2-3 वजह हो, ठीक है। वो 2-3 वजह, वो कंडीशन जो होगा उसे जब वो सेटिस्फाई करेगी तब जाकर उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो पहला कंडीशन यही है कि 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक राज्य में कितने परसेंट वोट होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 6%। कितना परसेंट दोस्तों, कम से कम 6% वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। सर कैसे याद करें 6%, हाँ ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम बता दे रहे हैं, बाद में कैसे याद रखेंगे दोस्तों। कल की क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक चीज पढ़ाया था कि कब किसकी जमानत जब्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कुल जितना भी मत पड़ रहा है उसका 1/6 मत अगर उसे नहीं मिलता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती। कल पढ़ा था ना, वहां 1/6 था, यहाँ 6% है, याद रखोगे क्या। वहां 1/6 था, यहाँ 6% है, दोनों को कोरिलेट करके याद रखना। जबकि एकदम 1/6 में कितना अंतर है, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। वहां 1/6 की बात हो रही है, यहाँ 6/100 की बात हो रही है। तो लेकिन याद रखिएगा मिलते जुलते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, लिख रहा है एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को लोकसभा की, सुनिए ध्यान से, लोकसभा की कितने प्रतिशत सीटें जीतनी जरूरी हैं तथा उसके सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाने चाहिए, ठीक है। कितना परसेंट दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब यहां फिर से नियम आ गया कि अगर लोकसभा मतलब एक कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है, लोकसभा में कम से कम कितना परसेंट दोस्तों, जितनी टोटल संख्या है उसका 2%, कितना, उसका 2% सीट भी जीतना जरूरी है, और
वो जो नेशनल पार्टी के रूप में बनना चाह रही उसके सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़े हो, यह भी आवश्यक है। नाम है नेशनल पार्टी का और एक ही राज्य में सिमट गए हो, कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक आखिरी कंडीशन सुनिए, लिख रहा है एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करना होता, हमने पहले पढ़ लिया है। साथ ही साथ किसी राज्य या लोकसभा में कितनी सीटें जीतनी जरूरी हैं, यहां पर 2% लिखा है, यहां पर सीधे सीटों की बात कर रहा है। अगर सीटों की बात करेंगे दोस्तों तो कम से कम 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए। कितनी सीटें? कम से कम 4 सीटें दोस्तों उसके पास होनी चाहिए। यह भी एक कंडीशन है। जब इतनी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब जाकर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कई सारी पार्टी ऐसे हैं जिन्हें शुरू में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन धीरे धीरे अब संख्या इतनी खराब हो गई है कि उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। ठीक है, क्या आप कमेंट में जवाब देंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो जिसका राष्ट्रीय दर्जा का जो पार्टी थी दोस्तों उसे अब उस दर्जे से हटा दिया गया? ठीक है, ये आप बताइएगा मुझे। चलिए एक आखिरी सवाल देखिए, लिख रहा है एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? राज्य स्तरीय दल के रूप में कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? तो यहां भी कंडीशन वही हम पीछे पढ़ते हैं दोस्तों, कम से कम 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में दोस्तों उसे मान्यता मिला हो, तब जाकर के क्या होगा, वह राष्ट्रीय पार्टी घोषित होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों को सीमाबद्ध करने तथा आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, देखिए एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं परिसीमन, बहुत परेशान भी हो जाते हैं। परिसीमन होता क्या है? देखिए समय समय पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही तो हर 10 साल में सरकार चाहती कि भाई एक बार जनगणना होनी चाहिए। चलिए जनगणना हो भी गई, तो जनगणना होने के बाद भाई अब देखिए किसी जगह की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ये होता है ना कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाता है। अब जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस तरह से जो लोकसभा में मेंबर हैं वो भी बढ़ जाएंगे और लोकसभा में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इसी को कहा जाता है परिसीमन करना। ठीक है, लेकिन पिछले काफी दिनों से परिसीमन नहीं हो रहा है। खैर यहां जो सवाल दे रहा दोस्तों ये कह रहा है कि भाई वो कौन सा परिसीमन था जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों को सीमाबद्ध करने और आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो दोस्तों परिसीमन आयोग जो 1962 में था, ठीक है, परिसीमन अधिनियम जो 1962 में आया था, ये पर्टिकुलर दोस्तों उस 1962 की बात कर रहा है, उसमें इस तरह का दोस्तों प्रावधान किया गया था। अगर आप परिसीमन की बात करेंगे तो अब तक भारत में कुल 4 बार परिसीमन किया जा चुका। अभी उससे संबंधित सवाल मिलेगा आपको, कितने बार परिसीमन हुआ है? 4 बार। अब 5वें बार की तैयारी चल रही है। ठीक है, लिख रहा है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। यहां हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों, इसका अध्यक्ष जो होता है ना वो याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट से कोई रिटायर्ड जो है न्यायाधीश होता है उसको दोस्तों यहां अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, वो दोस्तों न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? वो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर थोड़ा टफ है। ठीक है, इसलिए टफ है ना कि आप जनरली इस तरह के चैप्टर पढ़ते नहीं है, इस तरह के सवाल देखते नहीं, इसलिए हो सकता हो कठिन लग रहा है, लेकिन पढ़िए। मैं कह रहा हूं स्टडी 91 देखिए इसलिए जाना जाता है कि हम लोग एक एक विषय में एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे। आप देखिए ना संविधान का 64वां लेक्चर है, 64 लेक्चर है, यानी कुछ तो बेहतर होगा तब तो इतना मिला लेक्चर, नहीं तो फिर लोगों को देखिए 25-30 लेक्चर में संविधान समाप्त। और मैं क्या मजाक कर रहा हूं क्या? मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, लेकिन 64 हो गया। आगे देखिए, लिख रहा कौन से संशोधन द्वारा परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए दोस्तों रोक लगा दिया गया था कि अब सन 2000 तक दोस्तों परिसीमन नहीं होगा। ठीक है, हालांकि 2000 के बाद परिसीमन कब होता दोस्तों? तो 2004 में परिसीमन हुआ है। और अगर 2004 के पहले आप उठा के देखेंगे तो इसके पहले परिसीमन कब हुआ था? 72 में हुआ था। ठीक है, और फिलहाल ये संशोधन पूछ रहा दोस्तों, संशोधन देखिए 72 में जरूर हुआ था। अगर मैं इसके ठीक पहले के परिसीमन की बात करूं तो इसके पहले दोस्तों परिसीमन कब हुआ था? याद रखेंगे 1972 में परिसीमन हुआ था। ठीक है, और यहां पर दोस्तों उसी बीच की बात है 42वां संविधान संशोधन हो गया। क्या हो गया दोस्तों?
42वां संविधान संशोधन हो गया। बच्चा बच्चा जानता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, देखिए 72 में परिसीमन पहले हुआ था इसके पहले, और 76 में तब तक 42वां संविधान संशोधन करके रोक लगा दिया गया कि अब सन 2000 तक कोई परिसीमन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए 72 से लेकर सन 2000 के बीच में एक भी परिसीमन नहीं है, कोई परिसीमन नहीं। ठीक है, उसके पहले 3 परिसीमन है। ठीक है, 72 को लेके 3 है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो 2004 में जाके परिसीमन आया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद से फिर दोबारा कभी परिसीमन नहीं हुआ है, याद रखेंगे। आगे लिख रहा दोस्तों, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये किस आयोग के सदस्य होते हैं दोस्तों? तो यही जो परिसीमन आयोग होता है ना, इस परिसीमन आयोग में दोस्तों कौन कौन सदस्य होते हैं? देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया पीछे कि अध्यक्ष कौन होता है। आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है वो दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। और इसके मेंबर कौन होते हैं दोस्तों? तो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं। उनके सहित राज्यों में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उनके प्रमुख, उसके सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो निर्वाचन आयोग हैं उनके प्रमुख, उनके सदस्यों को दोस्तों इसका मेंबर बनाया जाता है, तब जाकर ये पूरा का पूरा आयोग तैयार होता है। लिख रहा है पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत बढ़िया सवाल कर दिया दोस्तों कि भारत में जो पहला परिसीमन आयोग बना था ये दोस्तों कब बना था? तो देखिए 47 में तो आजादी मिली, बाद में संविधान लागू हुआ, इस तरह से करते करते आ गया प्रथम आम चुनाव, और आम चुनाव के बाद वर्ष 1952 में दोस्तों पहली बार परिसीमन किया गया। कब किया गया दोस्तों? वर्ष 1952 में। इसके लिए दोस्तों परिसीमन देखिए, जब भी कोई परिसीमन होता है ना तो सबसे पहले क्या होता है? एक परिसीमन अधिनियम आता है। क्या आता है दोस्तों? एक परिसीमन अधिनियम आया। ये अधिनियम आया 1952 में, और उसके बाद दोस्तों फिर परिसीमन आयोग का गठन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों? फिर जाकर के आयोग का गठन होता है। ये 2 बातें याद रखेंगे। अच्छा, ऐसा हर बार नहीं होता। इस बार तो आप देख रहे हैं 52 में, अगली बार जब आप पढ़ेंगे 62 में। ठीक है, कि 1962 में फिर से परिसीमन अधिनियम आया है, लेकिन गठन 62 में नहीं हुआ। गठन कब हुआ? गठन 1 साल बाद 63 में हुआ। ठीक है, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। खैर ये तो आपका पहला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है दूसरा परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? हर सवाल में मैंने कहा 2 चीजें याद रखेगा, 2 चीजें आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है दोस्तों कि अधिनियम कब आया, और दूसरा ये याद रखना है दोस्तों कि उसका गठन कब हुआ। तो देखिए गठन तो बाद में होगा ना, पहले तो अधिनियम आएगा। तो अधिनियम, अगर हम यहां सेकंड वाली की बात करें दोस्तों, सेकंड वाले की, तो जो दूसरा परिसीमन आयोग था, जो परिसीमन अधिनियम था, आयोग मत कहिए, परिसीमन, जो दूसरा परिसीमन अधिनियम था दोस्तों, ये कब आया था? तो याद रखेगा दूसरा परिसीमन अधिनियम आया था 1972 में। तो यहां भी आप याद रखेगा। अच्छा, गठन की बात किया ना, गठन हुआ था 73 में। ठीक है, और यहां पर देखिए 72 में हुआ और 73 में जाकर के गठन हो गया। पूरी बात आ गई समझ में ना? कंफ्यूजन नहीं है ना? बहुत आराम से समझिएगा। पहले वाले में सेम था। पहले वाले में 1952 में परिसीमन अधिनियम दिया था, और 1952 में आयोग का भी गठन किया गया था, सेम था। ठीक है, लेकिन बस खाली दूसरे और तीसरे वाले में दोस्तों अरे एक मिनट रुकिए, ये 73 क्यों आ गए? ठीक है, पहला 52 में हुआ था, ये तीसरा मिल गया आपको। ठीक है, ये तीसरा था। इसके बीच में दोस्तों 1962 में भी परिसीमन हुआ है, और गठन कब हुआ दोस्तों? 1963 में हुआ। कब हुआ है? 63 में। सुधार कर लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पर दूसरा वाला है ना, तीसरा नहीं पूछ रहा है। जब आपसे तीसरा पूछेगा तब आप बताएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट फिर तीसरे में आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, आराम से पढ़ते चले भाई। हम देखिए मशीन नहीं है, पहले बता दिए हम। ठीक है, कभी कोई एरर होता है, कोई दिक्कत होता है तो चीजों को समझिए पहले। ठीक है, ये आपका तीसरा परिसीमन है। और ये वाला परिसीमन अधिनियम कब आया था दोस्तों? परिसीमन अधिनियम ये कब आया था? तो याद रखेगा ये परिसीमन अधिनियम आया था 1972 में, और गठन कब हुआ था? 1973 में। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा? 1973 जवाब हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ के चलिएगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी परिसीमन हुआ था दोस्तों चौथा वाला। अब यही कॉन्सेप्ट यहां भी लेके चलिए। ये चौथा वाला परिसीमन दोस्तों, परिसीमन अधिनियम कब आया? तो याद रखेगा ये अधिनियम आया दोस्तों, ये चौथा था, 4th नंबर का था। और ये जो परिसीमन अधिनियम है ये आया वर्ष 2004 में। कब आया ये परिसीमन अधिनियम? कब आया दोस्तों? ये आया 2004 में। और आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? अगर गठन की बात करें तो याद रखेगा गठन भी 2004 में ही हो गया। बड़ी तेज सरकार थी भाई। ठीक है, तो याद रखेगा अब यहां भी गठन का सवाल है, इसलिए दोस्तों आप यहां क्या करेंगे? 2004 करेंगे, क्योंकि आखिरी था। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए। कब 2004 में दोस्तों? जुलाई 2004 में। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2004 नहीं, 2002। क्या हो गया आज मुझे? ठीक है,
लगता है ज़्यादा दिक्कत आ गई। 2002 में, ठीक है, थोड़ा सा सुधार करिए, आज दिमाग में कुछ और चल रहा लगता है, ठीक है, वैसे कुछ चल तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, अच्छा कैसे आप कहोगे सर अचानक से कैसे आपको याद आ गया, ट्रिक दें आपको, देखिए 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में, बताइए क्या हो गया, सब दो दो तो है, ठीक है, तो कॉमन सी बात थी, बहुत ध्यान से आपको केवल देखना था, ठीक है, सब सही है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहां भी 2 मिला। अब देखिए केवल बीच वाले में गठन 1 साल बाद हुआ है, ठीक है, बाकी जगह दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये आपने पढ़ लिया। अब अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा चौथे परिसीमन आयोग का गठन कब और किसने किया था। तो दोस्तों यहां पर एक बात और लिख लीजिए, लगे हाथ 3 ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये वाला अधिनियम कब आया था, ठीक है, अधिनियम कब आया था, तो अधिनियम हमने पढ़ा दोस्तों कि अधिनियम आया था सर 2002 में। तो आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था, आयोग का गठन भी 2002 में हुआ था। तो हमने पढ़ा दोस्तों कि जुलाई 2002 में आयोग बन जाता है। और दोस्तों ये इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपने पढ़ा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त जो जज होते हैं दोस्तों, वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम था कुलदीप सिंह। कौन अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखेगा, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, ये जो आखिरी परिसीमन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कुलदीप सिंह थे। कौन थे दोस्तों, कुलदीप सिंह जी क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे, जो 2002 में जो है बना था परिसीमन। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चौथे परिसीमन आयोग की सिफारिशों को कब मंजूर किया था। पता है आपको, यहां पे परिसीमन अधिनियम बन गया, यहां पर आयोग भी बन गया, सिफारिश पे सिफारिश आयोग दे रही है, केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, केंद्र सरकार परिसीमन कर ही नहीं रही है। अब आयोग का गठन हो गया, आयोग कर रही परिसीमन करने के लिए तो करो ना, लेकिन नहीं की। तब जाके लास्ट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट गुस्सा करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट फटकार लगाया तब जाकर दोस्तों इसको क्या मिला है, इसको जो है सिफारिशों को मंजूरी दिया गया जाकर के 2008 में। कब दिया गया है, देखिए 2002 में बन गया था, 6 साल बाद जाकर के इसको जो है दिया गया है 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी 2008 को। वो भी कब दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, ठीक है, हस्तक्षेप के बाद जाकर के दोस्तों क्या किया गया, तब जाकर के सिफारिशों को मान्यता दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। अगला सवाल लिख रहा है नया परिसीमन किस जनगणना पर आधारित है। इस नया का मतलब क्या है, नया का मतलब कोई नया तो हुआ नहीं था। अगर हम आखिरी परिसीमन की बात करें, ठीक है, अभी तक तो कोई परिसीमन हुआ नहीं, आखिरी परिसीमन की बात करें तो याद रखेगा आखिरी परिसीमन हुआ था वर्ष 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में। और उस समय दोस्तों लेटेस्ट जनगणना कौन सी हुई थी, 2001 में जनगणना हुई थी, तो उसी पर आधारित था, क्योंकि उस समय 2011 की जनगणना हुई नहीं थी। तो आज तक 2011 के आधार पर ही अभी तक परिसीमन नहीं हो पाया, ठीक है। अब आगे दोस्तों अभी देखिए फिर से परिसीमन होने का है, लेकिन कब होता है वो सरकार डिसाइड करेगी। पहले डेटा तो आ जाए, कम से कम 2021 का जो जनगणना रिपोर्ट आना चाहिए था, अभी तक वही नहीं प्राप्त हुआ, तो आगे कैसे काम होगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए, कई सारी परीक्षाओं के लिए किताब जारी की गई है। अगर आप चाहें तो आप इन्हें ले सकते हैं, ऑनलाइन ही किताब मिलेगी, ऑफलाइन हमने बंद कर दिया, ठीक है, ऑफलाइन में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने कहा ऑनलाइन रख देते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से देखिए आप घर बैठे ऑर्डर करो, 2 से 3 दिन, अगर आप नजदीक हो तो 2 से 3 दिन, बहुत दूर हो तो 4 दिन, ठीक है, 4 दिन के भीतर दोस्तों चौथे दिन हाथ में आ जाएगी किताब। आज आप किसी भी टाइम ऑर्डर करो तो भाई हमारे यहां से तो कल निकलेगी ना। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारे यहां मतलब ट्रेवल टाइम सिर्फ 2 दिन का है, 48 आवर्स में ये किताब भारत के किसी भी कोने में डिलीवर्ड की जा रही है, ठीक है, इतनी फास्ट डिलीवरी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और हर किताब अपने आप में शानदार है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, लिख रहा है किस वर्ष जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर प्रवासी भारतीयों को मताधिकार दिया गया। देखिए प्रवासी भारतीय से मुझे बढ़िया सा एक सवाल याद आ गया। आप मुझे बताओ दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है,
प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा दोस्तों, ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी को ही मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए दोस्तों हर साल 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, इसको भी याद रखेंगे। आगे दे रहा दोस्तों अच्छा ये जो पूछा दोस्तों कि संशोधन कर प्रवासी भारतीयों को मताधिकार दे दिया गया कि अब ये भी मत दे सकते हैं। ये मताधिकार दिया गया उन्हें सितंबर 2010 में। कब दिया गया दोस्तों? सितंबर 2010 में दोस्तों ये उन्हें अधिकार दिया गया। लिख रहा नियमित अंतराल में होने वाले लोकसभा के चुनाव को क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बार बार दिमाग में आ रहा है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसका उपहास उड़ाने के लिए इसी दिन वो हास्य दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हास्य दिवस। ठीक है, कब से मन में आ रहा था कि निकाल दूं, बोल दूं, अब है तो पूरे जनवरी का दिन है। ठीक है, पूरे जनवरी में एक से बढ़कर एक दिन। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीयवाद दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। गजब सर, बहुत बढ़िया। 25 तारीख को क्या मनाया जाता है? ये मतदाता से याद आ गया दोस्तों, ये मतदाता से याद आ गया राष्ट्रीय मतदान दिवस। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। क्या बताया था? सॉरी, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है। क्यों मनाया कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था वो 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। तभी से दोस्तों मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बहुत सारे दिवस है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 को, तो पराक्रम दिवस। ठीक है, 24 तारीख को दोस्तों बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सब याद रखिए। चलिए यहां पर पढ़िए। लिख रहा नियमित अंतराल में होने वाले लोकसभा चुनाव को क्या कहते हैं? ये जो नियमित अंतराल में चुनाव होता है दोस्तों, ये कब होता है दोस्तों? तो याद रखेगा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों ये चुनाव होता है। एक बार सरकार चुनी जाती कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, तो 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होता है और इसी को हम कहते हैं दोस्तों आम चुनाव। क्या कहते हैं दोस्तों? ये किस प्रकार का चुनाव होता है दोस्तों? इसी को आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव ये कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, 51-52 में। ठीक है, तो याद रखेगा लोकसभा के लिए जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951-52 में दोस्तों आयोजित किया गया था। ठीक है, इस तरह से हर 5 साल पर क्या किया जाता है? इस तरह के आम चुनाव होते हैं, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, गैर कांग्रेसी। देखिए, अगर भारत के किसी राज्य की बात करें, मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर हम केंद्र की बात करें, ठीक है, तो केंद्र में दोस्तों, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की अगर हम बात करें कि दोस्तों गैर कांग्रेसी सरकार ये कब बनी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर किसको चुना गया था? आपने सुना होगा मोरारजी देसाई जी का नाम। किसका नाम सुना होगा? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता दल की। ठीक है, जनता दल की सरकार बनी थी दोस्तों, जनता पार्टी भी बोलते थे इसे। ठीक है, तो याद रखेंगे। और कौन चुने गए थे दोस्तों? यहां पर पीएम कौन चुने गए थे? तो याद रखेगा मोरारजी देसाई। कौन चुने गए थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, और याद रखेगा मोरारजी देसाई अब तक के सबसे अधिक उम्र के पीएम भी हैं। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन है दोस्तों? सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन है? तो मोरारजी देसाई जी हैं। और केरल की बात करें, अगर राज्य की बात कर रहा दोस्तों, तो राज्य में याद रखेगा केरल वह पहला राज्य था जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और यह सरकार कब बनी थी? तो पेन थोड़ा सा अलग ले लेता हूं, याद रखेगा 1957 से 59 के बीच में दोस्तों सरकार बनी थी। उसी समय दोस्तों यहां गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी। ठीक है, बाद में चल के जनता पार्टी वाली सरकार कब बनी दोस्तों? ये 1977 में बनी थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जलई मचई, ज से जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, म से मोरारजी देसाई, तो मोचई, फिर चौधरी चरण सिंह और तब जाके फिर इंदिरा गांधी। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है? यहां आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां मैं आपको कुल 4 बातें बताने वाला हूं। ठीक है, यहां कुल 4 बातें बताने वाला हूं। अभी 2 बातें लिख रहा दोस्तों कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। सबसे बड़ा के साथ साथ दोस्तों एक बात और याद रखना, ठीक है, सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र। ठीक है, सबसे अधिक मतदाता, सबसे अधिक मतदाता। देखिए एक बात समझिए आप कि दोस्तों क्षेत्र बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं कि जहां क्षेत्र बड़ा वहां मतदाता भी अधिक हो।
हाँ सर, पॉइंट वाली बात है, यानी अधिक लोगों ने मतदान कहां पर किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो लद्दाख को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? माना क्या जाता है, तब माना जाता है, अपने मन से थोड़े माना जाता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों? लद्दाख को माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर अधिक मतदाता की बात करेंगे तो याद रखेगा, आपने नाम सुना होगा मलकाजगिरी। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? मलकाजगिरी। नहीं सुना है? मलकाजगिरी कहां है भैया? ये तेलंगाना में है। कहां है दोस्तों? पहले आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना हो गया अलग से, तो तेलंगाना में। कितना दोस्तों? लगभग 31,50,000 वोटर यहां पर है। कितने दोस्तों? 31,50,000 क्या है दोस्तों? लगभग यहां पर क्या है दोस्तों? वोटर है, मतदाता है। इतना ज्यादा मतदाता दोस्तों एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं मिलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे छोटा दोस्तों चांदनी चौक दिल्ली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चांदनी चौक, ये जो नई दिल्ली में दोस्तों इसे माना जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, ये सबसे छोटा माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम मतदाता, ये भी पूछ सकता है ना, सबसे कम मतदाता, ठीक है। तो दोस्तों जैसे सबसे अधिक मतदाता दोस्तों मलकाजगिरी तेलंगाना में थे, उसी तरह से सबसे कम मतदाता कहां दोस्तों? तो ये कहां पर हैं? ये लक्षद्वीप में चुनाव हुआ था, वहां रिकॉर्ड किए गए। कहां पर दोस्तों? लक्षद्वीप में जो चुनाव हुआ था, राजधानी कवरत्ती है, वहां रिकॉर्ड किए गए। वहां दोस्तों 47,900 के आसपास थे। कितने थे दोस्तों? 47,900, लगभग वाला आंकड़ा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लगभग वोटर थे, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत कम वोटर हो गए। इस तरह से आप याद रखेगा। तो यहां 4 इस तरह के सवाल अलग पैटर्न पे बन सकते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला लिख रहा है कि चुनाव प्रक्रिया का आरंभ किस धारा के अंतर्गत जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा से होता है? बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर मुझे लगता है कि 99 छोड़िए 100% बच्चे नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर एक ऐसे अधिनियम की बात हो रही है जिस तरह के अधिनियम हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने मतलब कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कभी सुना एक अधिनियम था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये 1951 में आया था। क्या नाम है दोस्तों? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। ये आया था दोस्तों, कब आया था? ये 1951 में, क्योंकि आपने पढ़ा कि पहला आम चुनाव इसी समय हुआ था। और इसी अधिनियम की धारा 14 है। क्या है दोस्तों? इसी अधिनियम की धारा 14 है, जो किस बारे में प्रावधान करता है? लोकसभा के लिए आम चुनाव के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? लोकसभा के लिए आम चुनाव, लोकसभा का आम चुनाव के बारे में दोस्तों यही से पता चलता है। इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर ये हो जाएगा। लगा होगा कि सर आज ऐसी क्लास है ना, कसम से एक भी उत्तर जो सही हो जाए तो दिल खुश हो जाए हमारा। घबराइए मत, पढ़ते चलिए। आगे देखिए, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? ठीक है, अगर आप मान लीजिए कभी चुनाव लड़ने का मूड बनाते हैं तो जो आप अपना पत्र दाखिल करते हैं, ठीक है, उम्मीदवारों को द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल होता है, इसमें कितने दिन का समय होता है? तो ये पता होना चाहिए आपको। याद रखेंगे दोस्तों, यहां 8 दिन का समय होता है। कितने दिन का समय होता है? 8 दिन का समय होता है। लिख रहा है लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब कराए गए थे? ये भैया ये सब बात छोड़िए, पहले बताइए मध्यावधि चुनाव क्या होता है। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे जो बीच में चुनाव हो जाता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। नहीं, ये सही परिभाषा नहीं है। ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ाया था आपको आम चुनाव। आम चुनाव किसे कहते हैं दोस्तों? प्रत्येक सरकार 5 वर्ष के अंतराल पे चुनी जाती है। और दोस्तों जब पुनः एक सरकार की समाप्ति होती है, दूसरे सरकार का चुनाव होता है, तो उसके लिए यही आम चुनाव होता है। लेकिन मध्यावधि चुनाव कब होता है दोस्तों? जब बीच में कभी सरकार गिर जाए और फ्लोर टेस्टिंग हो और वो अपना मत साबित भी ना कर पाए और विपक्ष में जो सरकार रहे वो भी सरकार ना बना पाए। ठीक है, ऐसे में क्या होगा दोस्तों? तब जाकर मध्यावधि चुनाव होगा। फिर से समझिए, सरकार गिर जाए, फ्लोर टेस्टिंग में सत्ता वाली जो सरकार थी वो फेल हो जाए, विपक्ष में बैठी सरकार भी अपना मत साबित न कर पाए, ठीक है, तब जाकर दोस्तों क्या होता है? मध्यावधि चुनाव होते हैं। और पहली बार जो मध्यावधि चुनाव हुआ था ये 1977 में हुआ था। कब हुआ था सर? ये 1977 तो वही साल है ना जिस साल जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
जी हाँ, वही साल है। ठीक है, जिस साल जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई पीएम चुने गए थे और पहली बार केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, है कि नहीं? तो याद रखेगा, ये आपका यहां से इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है, चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष के बारे में सुझाव देना किस समिति का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, चुनाव खर्च हेतु दोस्तों क्या करना? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक एक ऐसा फंड होना चाहिए, उस बारे में दोस्तों यहां पर सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, एक समिति बना था जिसका नाम था इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या थी दोस्तों? इंद्रजीत गुप्ता समिति। जी हां दोस्तों, इंद्रजीत गुप्ता समिति। एक सवाल और आता दोस्तों कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो बनी थी, ये कब बनी थी? तो ये आई थी दोस्तों 1998 में। ठीक है, कब आई थी? 1998 में। इसका मुख्य उद्देश्य ही था। एक आपके मन का सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, लिख रहा है, किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की कि जो नेता मंत्री आते हैं कम से कम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तो इनकी होनी चाहिए ना, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो, इनका एक मानक होना चाहिए। इसका डिमांड आज तक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें मिला नहीं दोस्तों। के संथानम समिति एक आई थी। कौन सी समिति? के संथानम समिति आई थी। ये के संथानम समिति ने दोस्तों पहले ही इस बारे में दोस्तों अपनी सिफारिश की थी, लेकिन अब सरकार है मानती नहीं। सरकार मानेगी तब तो इस तरह की चीजें होंगी। तो याद रखेगा, ये 1964 में। ठीक है, और ये एक ऐसी समिति थी जो सरकारी विभाग में कुप्रशासन के संदर्भ में भी दोस्तों इसने अपना रिपोर्ट दिया था। उस बारे में, उस काम के लिए भी इसे जाना जाता है। तो याद रखेगा, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित जो है कई सारी रिपोर्ट इनका आया था के संथानम समिति का, इसलिए भी जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है, किस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? 68 वर्ष कर दिया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपने पढ़ा था, पिछली भी क्लास में बताया था, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 61वां संविधान संशोधन जो दोस्तों याद रखेंगे कब आया था? तो 1989 में आया था, 1989 में। 1989 तक दोस्तों क्या था? नियम था कि 21 वर्ष के जो लोग हो जाएंगे वही मतदान करते थे, लेकिन अब जाकर के दोस्तों चेंज कर दिया गया इस नियम को और 18 वर्ष जो है समय यहां पर कर दिया गया कि वयस्कता की उम्र हो जाएगी और इसी समय से वो मतदान देना अपना प्रारंभ कर देंगे। तो ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल है दोस्तों। मुझे पता है आज के क्लास में वाचिंग भी कम आएगी, लोग पसंद भी कम करेंगे, इसलिए ना क्योंकि नया चैप्टर है। आप लोग क्या करते हैं? घिसे पीटे चैप्टर पढ़ना पसंद करते हैं। कभी भी कुछ नया आ गया, कभी कुछ एंटिक मिल गया, नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। जो आसान है बस वही पढ़ना है। ठीक है, जो नहीं जानते, जिसके बारे में नहीं सुना, नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती है। परीक्षा में सवाल आते हैं ना, तो याद रखेगा ये वो सवाल हैं जो अच्छे अच्छे टॉपर भी नहीं हल कर पाते। आपको अगर वो सब सवाल आप सही कर दोगे ना, तब जाके आप कंपटीशन में आगे निकल पाओगे। एक बात बताओ, जो आप पढ़ रहे हैं अगर वही सब पढ़ रहे हैं तो कैसे आप उनको बीट करोगे? कोई तरीका है आपके पास? कोई रणनीति है आपके पास? जो आप पढ़ रहे हैं सेम टू सेम आपका पड़ोसी भी पढ़ रहा है, आप बताओ कैसे बीट करोगे? अरे जब तक आप उससे ज्यादा नहीं जानोगे, जब तक आप उससे ज्यादा आगे नहीं पढ़ोगे, नई चीजों को नहीं सीखोगे, तब तक आप उसे पीछे नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। समझिए, छोटे से बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं। कोई आपको समझाएगा तो चीजें समझ सकते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं गलत बता रहा हूं? कभी मेरी बातों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा, किस वर्ष प्रयोग के तौर पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, उसका इस्तेमाल कहां पे किया गया था? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में दोस्तों विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर किया गया था। और यहां पर एक शब्द लिखा दोस्तों, प्रयोग के तौर पर। ठीक है, देखिए प्रयोग के तौर पर मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों? जब कभी सरकार की तरफ से कुछ नया किया जाता है ना, मान लीजिए सरकार कोई योजना बनाती है, उस योजना को डायरेक्ट लागू नहीं कर देती। पहले उस योजना को दोस्तों एक छोटे से क्षेत्र पर लागू करके चेक करती है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर आती है तो उस समस्या को दूर करती, उसके बाद जाकर के वो क्या करती, बड़े तौर पर दोस्तों उस योजना को लाती है। तो पहली बार जो ईवीएम प्रयोग में लाया गया था वो 3 चुनाव हुए थे, तो इस दौरान दोस्तों लाया गया था। ये 3 चुनाव हुए कब थे दोस्तों? ये हुए थे 1998 में। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, क्या सर 1998 में ही
पहली बार दोस्तों ईवीएम का प्रयोग हुआ था? नहीं, ये तो प्रायोगिक तौर पर इतना बड़ा प्रयोग कर दिया सरकार ने। नहीं, याद रखिएगा इसके पहले दोस्तों अगर हम पूछें दोस्तों पहली बार कब हुआ था, ठीक है, अगर यहां पर जवाब सवाल आ जाए दोस्तों कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो याद रखें दोस्तों ईवीएम का पहला प्रयोग कहां किया गया था? ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था केरल में। ठीक है, केरल में दोस्तों एक चुनाव हुआ था, बहुत छोटा सा, वो काफी पहले हुआ था 1982 में। कहां कब हुआ था दोस्तों? 1982 में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, एक 70 पारूर वहां विधानसभा है, ठीक है, पारूर विधानसभा, ये वहां विधानसभा चुनाव जब हुआ था ना, तो पहली बार दोस्तों यहां पे यूज किया गया था। पहले 82 में यूज किया गया था, बाद में आकर 98 में यूज किया गया। आगे देखिए, लिख रहा किस राज्य के संपूर्ण विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया गया? पहली बार दोस्तों वो भी संपूर्ण विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो दोस्तों दोबारा इसका ट्रायल किया गया कहां पर दोस्तों? गोवा में इसका ट्रायल हुआ। और गोवा में जब ट्रायल हुआ ना, तो छोटे मोटे क्षेत्र पे नहीं, ये पूरा का पूरा विधानसभा में ही दोस्तों एक साथ इसे लागू कर दिया गया। और याद रखेगा 1999 की घटना है। ठीक है, ये 1999 में गोवा में चुनाव हो रहा था और पूरे गोवा का जो चुनाव था वो ईवीएम के माध्यम से हुआ था। लिख रहा किस वर्ष के संपूर्ण लोकसभा चुनाव में, मतलब जितना लोकसभा चुनाव पूरे भारत में हुआ था, पहली बार ईवीएम मशीन का पूरा इस्तेमाल किया गया? किस लोकसभा चुनाव में? तो दोस्तों याद रखिएगा पहली बार 2004 में जो इलेक्शन हुआ था, उस वर्ष क्या किया गया था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कैसा लगा आज की क्लास लेकर ये बताइए मुझे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। और ये पूरे के पूरे 30 सवाल जो थे दोस्तों, ये हमारे किससे किससे संबंधित है? परिसीमन आयोग के भी हमने सवाल देखे, चुनाव सुधार के सवाल देखें, ईवीएम से संबंधित सवाल देखें, कैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलता है वो भी सवाल हम लोगों ने देखा। और ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते चलिए, एक एक टॉपिक पढ़ते चलिए। ये मत सोचिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, नितिन सर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है जो इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण है, मैं वही चीजें आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो सेशन ही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, किताबें परचेज करेंगे तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ये परचेज करेंगे तो इसे डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं वो तो अल्टीमेट है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा पेड कोर्स है, ये क्लास उसका 10% भी नहीं है। अगर इसे पढ़कर आप संतुष्ट है ना, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा आप सोच लो, जबरदस्त क्लास चलती है। जो पेड प्रोग्राम है, स्पेशली मेरा जो इंडिविजुअल बैच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास मौका हो तो आइए ज्वाइन करिए, पैसे की चिंता मत करिए, पहले आइए देखिए, क्वालिटी देखेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बैच ज्वाइन करिए, बेहतर रहता है, ज्यादा अच्छा सीखने को मिलता है, तो दूसरा तीसरा ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, सब आपके हाथों में। ठीक है, तो सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन दोस्तों आपसे रहेगा कि आप लाइक जरूर करिएगा। देखिए गूगल क्या करता है आजकल ना, चेक करता है कौन टीचर अच्छा है, तो कैसे पता चलेगा? तो प्लीज अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक देने में तो समय जाता नहीं, तो एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चे देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। अलग बात है मैं कमेंट का रिप्लाई दे नहीं पाता, बट दोस्तों मैं कमेंट सबका रीड करता हूँ, एक एक कमेंट रीड करता हूँ, विश्वास कीजिए। बस निवेदन आपसे, अगर इतना करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, शेयर कर देंगे तब तो दिल जीत लेंगे, लेकिन शेयर आपके लिए थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।